सभी को नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन के अंदर भूगोल का अध्याय दूसरा भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन भाग 1 इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। जैसा आपको मालूम है, जो प्राकृतिक संसाधनों में भूमि, जल, मृदा और वनस्पति, ये हमारे जीवन में इसका काफ़ी महत्व है। अभी मांबा और पीटर विश्व के 2 स्थानों में ये रहते हैं और वो किस तरह का जीवन व्यतीत करते हैं उनके बारे में हमको देखना है। अब ये विश्व के 2 स्थान हैं, जैसा ये तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आता है और दूसरा जो न्यूजीलैंड ओशनिया या जो दक्षिणी ध्रुव के उत्तर में आता है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में। अब यहाँ पर हम मांबा के स्थिति के बारे में देखेंगे। बहुत ही जो मांबा है तंजानिया के एक छोटे से गांव में रहने वाला है। मांबा पानी सुबह शीघ्र वो उठती है और काफ़ी दूर से पानी लेके आती है। मतलब उसकी वो जहाँ पर रहती है वहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है। इसके बाद माँ को काम के लिए वो मदद करती है और भाइयों की बकरियों को पालने में भी वो मदद करती है। मतलब वो अलग अलग कामों में लगी है। पानी लाने के लिए उसका समय जा रहा है, इसके अलावा भाइयों की बकरियों को पालने के लिए वो मदद कर रही हैं। पूरे परिवार के पास झोपड़ी के चारों ओर चट्टानों की भूमि है। चट्टान यानी पथरीली भूमि है, मरुस्थलीय भूमि है। और काफ़ी मांबा के पिता कठिन परिश्रम के बाद कुछ सेम और मक्का को उगाते हैं और फिर भी उनके परिवार के भरण पोषण के लिए जो साल भर के लिए खाने के लिए आवश्यक चीज़ें हैं उसका वो उत्पादन नहीं कर पाते। तो अभी हम दूसरे स्थिति के बारे में देखेंगे जो पीटर है। अब ये पीटर न्यूजीलैंड का रहने वाला है और ये बेड़पालम प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है न्यूजीलैंड के। अभी न्यूजीलैंड और दूसरा अफ्रीका, इनके दोनों के भौतिक स्थिति में काफ़ी बदल है। जैसा जलवायु है, भूमि है, ये सभी स्थिति में उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। अब भेड़ बकरियों से ऊन निकालते और उसमें प्रोसेसिंग का उनका कारखाना है परिवार के पास। पीटर हर दिन स्कूल में जाता है और अपने चाचा को अपने भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है, लेकिन उसके लिए वो मदद नहीं करता जैसी मांबा अपने परिवार को मदद करती है। जैसी मांबा और पीटर, मांबा स्कूल में भी नहीं जाती, भाइयों को मदद करती है, पानी लाने में उसका समय व्यतीत होता है, लेकिन पीटर के पास समय है, वो स्कूल में भी जाता है। उनको उनके भेड़ों का बाड़ा कुछ ही दूरी पर पहाड़ियों से लगे विस्तृत घास के मैदान हैं। अभी हमने देखा मांबा के यहाँ वह घास के मैदान नहीं है, पीने के लिए वह पानी तक नहीं है, काफ़ी दूर से पानी लाना पड़ता है। या नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक विधि से इसका वो प्रबंध करते हैं, जो भेड़ों से ऊन निकालते और उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं। पीटर का परिवार जैविक कृषि तरह सब्जियों को उगाता है। अब ये जैविक कृषि, जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, कृषि के ये विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों का अप्रयोग, यानी उसमें उनका प्रयोग नहीं करते हैं, और यह न्यूनतम प्रयोग पर आधारित यह कृषि होती है। भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने या रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद और कंपोस्ट खतों का ये लोग उपयोग करते हैं। जैसा कि ये कृषि पूरे विश्व भर में 1990 के बाद ज़्यादातर ये शुरू हुई है। अभी ये इस तरह की कृषि करते हैं और उसमें मांबा किया, जैसा कि उनके पिता खेती जो है मक्का और दूसरा सेम की कृषि करते हैं और वो भी उनके भरण पोषण के लिए पूरे साल भर के लिए पुरता नहीं है। अब जैसा मांबा और पीटर, उनके जीवन व्यतीत करने में अंतर क्या है। मांबा और पीटर विश्व के 2 भिन्न भागों में रहते हैं। जैसा कि आपको हर चीज़ की उसमें असमानता आपको मिलेगी, जैसा यह भूमि की विभिन्नता और उनकी गुणवत्ता अलग हैं। जैसा न्यूजीलैंड में जहाँ पर
पीटा रहता है, वहाँ की घास की भूमि अच्छी भूमि है और यहाँ की भूमि चट्टानों वाली है। मृदा में भी यही फर्क है। जल, अब यहाँ पानी की उपलब्धता न्यूजीलैंड में काफ़ी ज़्यादा है या पानी ही नहीं है, काफ़ी दूर दराज से उनको पीने के लिए पानी लाना पड़ता है। प्राकृतिक वनस्पति, जहाँ मरुस्थलीय प्रदेश है, खारपुट्टी और कैक्टस जैसी वनस्पति मिलते हैं। यहाँ पर आपको सूचिपर्णी या अन्य प्रकार के वृक्ष आपको मिलेंगे। प्राणियों में भी आपको जैसा सूरीसर्प है, बिच्छू है, ये जो आपको मरुस्थलीय प्रदेशों में जो छोटे जीव जंतु और प्राणी मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको अलग प्रकार के न्यूजीलैंड में प्राणी मिलेंगे। प्रौद्योगिकी उपयोगिता के कारण उसमें भिन्नता है। अभी आपने देखा यहाँ भी वो भेड़ पालन करते हैं न्यूजीलैंड के अंदर, और दूसरा तंजानिया के अंदर भी करते हैं। लेकिन तंजानिया में मांबा के पास जो तकनीक प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकी ऊन या भेड़ बकरियों के ऊन के ऊपर करने के लिए है, वह तकनीक मांबा के पास नहीं है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। इन स्थानों का एक दूसरों से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। मतलब किसी भी इंसान की आर्थिक दशा और स्थिति को सुधारने के लिए वहाँ के मौजूदा संसाधन वह किस प्रकार है और उसके ऊपर काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उसमें भी वो प्राकृतिक संसाधन, इसके ऊपर ही हमारी ज़्यादातर आवश्यकताएं पूरी होती है। अभी आप देखिए भूमि के बारे में। देखिए सभी प्राकृतिक संसाधनों में भूमि शामिल है। जैसा हमने देखा ये नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें जल सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है, भूमि महत्वपूर्ण है, और जैसा वन हमारे लिए ज़रूरी है, तो इस भूमि का भूपृष्ठ के क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि का है। और बाकी आपको मालूम है लगभग 71% ये समुद्र का पानी खारा जल है, और बाकी ये 29% या 30% ये क्षेत्रफल पर हम भूमि और अन्य चट्टान, पर्वत, पठार, मैदान, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। इनमें से थोड़े से प्रतिशत भाग आवास योग्य नहीं है। विश्व के 90% जनसंख्या भूक्षेत्र के भूमि क्षेत्रफल के 30% भाग पर रहती है, और शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या निर्जन है। जैसा कि साइबेरिया का उत्तरी भाग है, ग्रीनलैंड का भाग है, इसके अलावा कनाडा का उत्तरी भाग है, अंटार्कटिका का भाग है। यहाँ पर काफ़ी ठंडा होने के कारण वहाँ रहना मुश्किल है। जैसा हिमालय है, अल्प्स है, रॉकी है, एंडीज है, यह पर्वतीय श्रेणियों में रहना वहाँ मुश्किल है। जैसा आप देखिए दूसरा उदाहरण, अभी आप ये ऑस्ट्रिया का एक शहर को दिखाया गया है, साल्जबर्ग। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। इस भूमि के इस चित्र में आप भूमि के अलग अलग उपयोग उसके अंदर आप दिखाए गए। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये वन जंगल वहाँ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर घनी बस्तियाँ, यहाँ देख सकते हैं आप घनी बस्तियाँ आपको दिखाई दे रही। या कृषि योग्य भूमि आपको यहाँ दिखाई दे रही है, घर के आसपास में कृषि कर रहे हैं। तो इस तरह भूमि के अलग अलग यहाँ पर उसका उपयोग किया जाता है, या बीच में से पानी जा रहा है उसके लिए उसका उपयोग हो रहा है। अब इसके अलावा आप देखिए विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का असमान वितरण क्यों है, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब ये विश्व में कई जगह पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा अधिक है, तो कई जगह पर जनसंख्या नहीं के बराबर यानी निर्जन है। तो उसमें पहला कारण है भूमि की विविधता। आप देखेंगे स्थलाकृति ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें सदैव लोग पर्वतीय पठारी प्रदेशों की तुलना में समतल मैदानी प्रदेशों में रहना पसंद करते, क्योंकि वहाँ खेती और विनिर्माण और सेवा जैसी क्रियाएं वहाँ पर उपयुक्त या मिलती हैं, या दूसरों को देने के लिए भी मतलब सेवा देकर उनको पैसा भी मिलता है। इसके अलावा गंगा का जो मैदानी प्रदेश है उसमें सबसे अधिक घनी बसी जनसंख्या आपको मिलती है। आप रॉकी और एंडीज पर्वतों में पर्वतीय प्रदेश, विषम जलवायु, पहाड़ी प्रदेश, और जैसा कि ओबड़ खाबड़ स्थलाकृति, ढाल, पर्वतों के ढाल, जलांतराल, संभावित निम्न क्षेत्र जो पानी के नीचे आता है, जिसके कारण वहाँ जनसंख्या आपको कम मिलती है। जैसा सघन वन क्षेत्र, सामान्य विरल और निर्जन जनसंख्या आपको मिलती है। जैसा विषुवतीय प्रदेश है
वहाँ पर जनसंख्या आपको कम मिलती है, जो घना बसा भाग है। इसके अलावा उर्वर मैदान, नदी घाटियाँ और कृषि के लिए उपयुक्त भूमि आपको यह सर्वाधिक मिलती है। और आपको मालूम है कि दुनिया के जैसा होयांग हो, यांगत्से कियांग, गंगा नदी का मैदानी प्रदेश, जैसा कि नाइल नदी का मैदानी प्रदेश, वहाँ पर काफ़ी जनसंख्या घनी बसी दिखाई देती है। दूसरा जो कारण है आपका जलवायु, अति ठंड और अति गर्म। आप देखेंगे सामान्य रूप से चरम जलवायु और अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंड जैसे सहारा प्रस्थल जैसा यह अत्यधिक गर्म प्रदेश है, यहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा है, पानी की कमी होती है, खेती करने के लिए ज़मीन नहीं होती है। और इसके अलावा रूस के ध्रुवीय प्रदेश कनाडा और अंटार्कटिका का, अब यह कनाडा का उत्तरी प्रदेश, साइबेरिया का उत्तरी प्रदेश, अंटार्कटिका, वहाँ पर काफ़ी ठंडी जलवायु, अति ठंडी जलवायु होने के कारण लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करते। अभी दूसरा आप देखेंगे मृदा, उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती है। जैसा कि भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन का हवांग हो, चीन का जियांग तथा मिस्र के नील नदी, ये उपजाऊ मैदान में घने बसे हुए लोगों की संख्या वहाँ पर ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा जल, जहाँ पर लोगों को अलवणीय जल यानी मीठा पानी जहाँ होता है वहाँ लोग रहना पसंद करते हैं। जैसा कि विश्व की नदी घाटियों में घने बसे क्षेत्र, जबकि मरुस्थलीय विरल जनसंख्या वाले प्रदेश होते हैं। अभी आप देखिए जहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं वहाँ पर लोग जाकर बसते हैं और पानी यह कृषि के लिए, पीने के लिए, अन्य किसी उद्योगों के लिए आवश्यक होता है और इसलिए जनसंख्या वहाँ पर अधिक होती है। और मरुस्थलीय प्रदेश जहाँ पर जनसंख्या काफ़ी कम होती है पानी की कमी के कारण। अब ये खनिज जो है, खनिज निक्षेप वाले क्षेत्र अधिक लोग बसते हैं। जैसा कि दक्षिण अफ्रीका का जैसा किम्बरले है, या मध्य पूर्व का जैसा कि आपका ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, वहाँ पर लोग जैसा वहाँ तेल की खोज के कारण इन क्षेत्रों में लोग रहने के लिए आए हुए हैं और इसलिए वहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है। इसके अलावा आर्थिक और सांस्कृतिक सामाजिक कारक क्या है? आर्थिक औद्योगिक क्षेत्र जहाँ पर लोगों को अवसर रोजगार के प्रदान होते हैं और लोग बड़ी संख्या में इस जगह पर आकर्षित होते हैं। जैसा कि चीन का ओसाका है, भारत का मुंबई है, दुनिया के सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाले प्रदेश है या सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। इसके अलावा सांस्कृतिक कारक के बारे में आप देखेंगे, धर्म एवं सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थानों पर लोग आकर्षित होते हैं। जैसा कि आप उत्तर प्रदेश के वाराणसी है, वेटिकन सिटी है, यरूशलेम है, यहाँ पर आप उसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं या धर्म के कारण, आस्था के कारण यहाँ पर लोग आकर बसते हैं। इसके अलावा सामाजिक कारक जो है, जहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, ये सुविधाएं जहाँ पर अत्यधिक मिलती हैं वहाँ पर लोग रहने के लिए आते हैं, अपना निवास स्थान बनाते हैं। उदाहरण के लिए आप पुणे का नाम देख सकते हैं। अब इसके अलावा भूमि के उपयोग, अभी हम देखते हैं कि जनरली भूमि का उपयोग हम कृषि यानी फसल उत्पादन के लिए, अनाज उत्पादन के लिए कृषि का, रहने के लिए या अलग अलग उद्योग स्थापित करने के लिए कृषि का हम उपयोग करते हैं। इसके अलावा वानिकी जो है, ये उसको फॉरेस्ट्री भी बोलते हैं। वनों का सृजन, प्रबंधन एवं संरक्षण की विधि को वानिकी कहते हैं। जैसा कि खनन, जैसा कि हमारे भारत में भी आप देखते हैं कि झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, तमिलनाडु में है, तो यहाँ पर आपको कोयले का उत्पादन होता है, लोहे का उत्पादन होता है और इसलिए यहाँ पर भूमि का उपयोग सर्वाधिक होता है। सड़कों का निर्माण, जैसा कि आप देखते हैं कि सुवर्ण चतुर्भुज योजना हो, भारत के अंदर बड़े 4 शहरों को जोड़ने वाली हो, या गांवों से बड़े जिले से बड़े और शहर को जोड़ने वाले सड़क हो, तो उसके लिए ज़मीन का काफ़ी उपयोग होता है। और इसके अलावा आपके आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, अलग अलग उद्योगों की स्थापना करने के लिए भूमि का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। अभी आप ये जो एक चित्र आप देखिएगा, अब इसमें चयनित देशों की भूमि का उपयोग के बारे में दिखाया गया है। भूमि का उपयोग के अनुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत उसमें बताया गया है।
आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर अभी आप देखिए ऑस्ट्रिया की, जैसा हमने राजधानी वियन्ना को बताया, यहाँ पर फसल भूमि सबसे ज़्यादा भारत में है। अभी आप देखते हैं ये 57% आपकी फसल भूमि, और इसलिए यहाँ पर कृषि पर आधारित उद्योग यहाँ सबसे ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि वो भूमि भारत में सबसे ज़्यादा है। दूसरा देखेंगे आप चरगाह सबसे ज़्यादा आपको ऑस्ट्रिया के अंदर मिलते हैं, लगभग 56%, और उस पर आधारित जो क्रियाकलाप चलते हैं वह पशुपालन और दुग्धोत्पादन चरगाह पर चलने वाला उद्योग है। अभी तीसरा देखेंगे हम वन। अभी वन के बारे में, सर्वाधिक वन आपको मिलते हैं जापान में 67%, और दूसरा मिलता है 66% ब्राज़ील में, जो अमेज़न नदी आती है, अमेज़न यानी आश्चर्य, और उसमें सबसे दुनिया की विविधता वाला, जैसा कि प्राणी, जीव जंतु और वनस्पतियों की विविधता वाला प्रदेश ब्राज़ील का प्रदेश है, और इसलिए 67 और ये जापान में, और दूसरा ब्राज़ील में 66% आपका वन मिलता है। अब यह अन्य उपयोग की यदि हम बात करते हैं तो उसमें कनाडा की राजधानी टोरंटो, यहाँ पर आप देखेंगे 52% यहाँ पर अन्य उपयोग की भूमि मिलती है, और इसमें उत्तर में अत्यधिक बर्फ है, और लेकिन मध्य में, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर में कनाडा आता है, तो ये दोनों की बॉर्डर है, तो वहाँ पर प्रेरीज प्रदेश है, और वहाँ गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर होती है। तो इस तरह के क्रियाकलाप चलते हैं, लेकिन जैसा कि हमने उदाहरण देखा अन्य उपयोग में कनाडा में, वहाँ बर्फ अधिक उत्तर के इलाके में होने के कारण वो भूमि आपकी ऐसी पड़ी है जिसका अधिकतर उपयोग हम नहीं कर सकते। तो इस तरह हमने क्या क्या क्रियाकलाप चलता है उसके बारे में देखा। भूमि के उपयोग के कारक कौन से हैं? भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा, जैसा कि भौतिक कारक स्थलाकृति। अब ये ज़मीन कैसी है? उच्च आवाज वाली है, पर्वतीय और पहाड़ी और ढलान वाली ज़मीन है, तो किस समतल मैदानी प्रकार की ज़मीन है, अच्छी खादर या बांगर या काली मिट्टी वाली ज़मीन है, उर्वरक वाली ज़मीन किस प्रकार की है, और उसकी उपयोगिता के गुणात्मकता के अनुसार उसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि मृदा है, जैसा काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, खादर, बांगर, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, अलग अलग प्रकार की मिट्टी है, लेकिन फसल उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा खादर, बांगर जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी, ये सबसे उपयुक्त होती है, इसलिए उसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। खनिज और जल की उपलब्धता, जहाँ पर खनिज संसाधन ज़्यादा है वहाँ भूमि का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। जल, जहाँ पर पानी की सुविधा है, जैसा कि हमने गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदानी प्रदेश देखा, क्योंकि वहाँ पानी की कमी नहीं, इसलिए फसल और खेती सबसे अधिक होती है। इसके अलावा मानवीय कारक, अब ये भौतिक कारक हो गए भूमि के उपयोग के लिए। अब मानवीय कारक, जनसंख्या ज़्यादा अधिक होगी, वहाँ पर लोग अपनी बस्तियाँ बनाएंगे और उसका भूमि का उपयोग करेंगे। इसके अलावा प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी आपकी जहाँ ज़्यादा आएंगी वहाँ पर उसका उपयोग ज़्यादा होगा, तो इसके भूमि के उपयोग उसके प्रतिरूप होते हैं। तो इस तरह हमने देखा। तो यह भाग हमारा पहला ये ख़त्म होता है।